हम चाहते हैं कि ये जो इम्तिहान है वापस लिया जाए। अगर आप इम्तिहान वापस नहीं लेते हमें प्रयास किया जाए। ये सेक्रेटरी हमारे लिए बने हैं, डायरेक्टर हमारे लिए बने हैं। यहाँ शाइन स्कूल में एक बच्चा है जो पूरी स्कूल में 3 बच्चे पास हुए, एक बच्चा पास हो गया जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, उसका वालिद डायरेक्टर का पीए, इनसे उसको पास कर दिया गया। बिल्कुल ये किस किताब में है कि तुम उसको पास करो? हम अपनी पावर नहीं दिखाते। अगर हम पावर दिखाएंगे तो तुम अपने नस्लों को पूछोगे हम ऐसे कैसे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के जमात पंजुम, जो कि जमात 5 जिसको कहा जाता है, और जमात हश्तुम यानी कि 8 क्लास के जो एलिमेंट्री बोर्ड्स का रिजल्ट है वो आ चुका है, और इन रिजल्ट्स को नाक़िस रिजल्ट, मायूस कुन रिजल्ट तस्वुर किया जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये हैं कि तमाम तर अजला में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो 0 शो की गई है। तमाम तर तलबा फेल तस्वुर हो गए हैं, जिसके ऊपर अब वालिदैन के भी कुछ खदशात तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले रहे हैं, और तलबा में भी इश्तिआल अंगेज़ी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, अब इस हवाले से महकमा जब तालीम की बात की जाती है, वज़ीर तालीम की बात की जाती है, या फिर हुकूमत के ऊपर बात हो, तो चूँकि हमारे सियासतदान इस वक्त इतने टची हैं कि उनके ऊपर कोई बात कर लो तो वो समझते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी की है, और वो दिल पे ले बैठते हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। तो फिर सुनने का और देखने का एक जिगरा और हौसला तो रखना चाहिए। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर अजला के रिजल्ट जो है वो मनफी चले गए, और यहाँ पर जो कुछ पोजीशन अजला में आई हैं या जिन अजला के नताइज बेहतर थे, उनमें गिलगित जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले नंबर पे, दूसरा नंबर जो है इस वक्त गजर का है, और तीसरा खरमंग का है। इसके अलावा किसी भी अजला की जो रिजल्ट या नताइज हम कह लें वो अच्छी नहीं आई है। नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे, चंद अहम शख्सियात के ओपिनियंस भी आप लोगों के सामने रखेंगे। असल में ये जो बुरे नताइज आए हैं, असल जिम्मेदार कौन है, या फिर इसकी सबसे बड़ी वजूहात, बड़ी वजह क्या है और इनकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हमेशा कहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान ऐसा इलाका है कि जहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर काम कर लिया जाए, तालीम और सेहत, तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर मसाइल ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, और आवाम खुद अपने जो है वो मसाइल का ख़ात्मा करने के जो है वो उस काबिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन और सबसे ज़्यादा नाअहली कोताहियाँ ही इन 2 महकमों में की जाती है, महकमा तालीम और महकमा सेहत में। लगता यूँ है कि इन्हीं दोनों को ख़राब करने का या बेड़ा गर्क करने का ज़िम्मा हमने उठा रखा है। अब किस किस की जिम्मेदारी है इस शोबे को दुरुस्त करने की? उसमें यकीनन एक तो पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इस महकमे की जिम्मेदारी बनती है, इसके बाद वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो तालिब इल्मों की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ज़रूर है। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो वजूहात की जानिब बढ़ने से पहले, या नाज़रीन अगर मैं यूँ कह लूँ, नाज़रीन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 10 डिस्ट्रिक्ट और 24 हल्के हैं, और ये जो रिज़ल्ट इस वक्त आया है, और इसी को अगर हम देख लें तो 24 हलकों में से 17-18 तो गायब हो चुके हैं। सिर्फ 5-6 जो जिनकी कारकर्दगी बेहतर आई है, जिनमें बच्चे पास हुए हैं, और बाकी के 17-18 हलकों के नताइज बहुत ही ज़्यादा बुरे पाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर हम ये बात कर लें कि 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 का अल्लाह हाफिज़ इस वक्त हो चुका, तो परसेंटेज वाइज भी ये जो 70 से 80% जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये इस रिजल्ट के थ्रू जो पता लग रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, ये भी बात की जाती है कि निज़ाम में गड़बड़ी पैदा होती है, और निज़ाम में गड़बड़ी कब पैदा होती है, ये मेरा सवाल है। और अगर इसी के ऊपर हम बात करें तो निज़ाम में गड़बड़ी तब पैदा होती है जब एक उस्तानी अपने स्कूल से गैर हाजिर हो और ये कहा है कि उसका शोहर वज़ीर तालीम है इसलिए, और अगर उसके डिपार्टमेंट से पता लगाया जाए तो इसलिए गैर हाजिर हैं वो क्योंकि वो सिकनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, लेकिन उन्हीं के शोहर ये डिपार्टमेंट के थ्रू ये बताते हैं कि ये उनकी अहलिया
अटैचमेंट के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये दोनों तरफ से ही जवाबात में इतना तजाद है कि किस पे यकीन करें किस पे ना करें। नाज़रीन, विद डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने इसके ऊपर भी प्रोग्राम ज़रूर करूँगी। निज़ाम में गड़बड़ी कब पैदा होती है? निज़ाम में गड़बड़ी तब पैदा होती है जब सियासी ये मुदाखलत बढ़ जाती है, जब सियासी तौर पर ट्रांसफर शुरू हो जाती हैं, जब सियासी तौर पर ये भर्तियाँ शुरू हो जाती हैं। किस्सा मुख्तसर कि सियासी मुदाखलत होना निज़ाम में गड़बड़ी का सबसे बड़ा सबब पैदा होता है। और निज़ाम में गड़बड़ी कब पैदा होती है? निज़ाम में गड़बड़ी तब पैदा होती है जब उसातिज़ा कराम की गैर हाज़िरी में इजाफा हो और वो उज़्र इस तरह से बजा लाते हैं कि फ़लाँ उस्ताद गैर हाजिर है तो हम भी गैर हाजिर रहेंगे, फ़लाँ उस्ताद सियासी बेस पर उसकी ट्रांसफ़र कहीं और हो चुकी है, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी है तो हमारी भी कहीं और हो सकती है। अब इसमें नाज़रीन तमाम तर उसातिज़ा कराम गिलगित बल्तिस्तान के इस दायराकार में शुमार नहीं होते जो कि उज़्र कुछ और पेश करते हैं और जिनका अपना असल मसला कुछ और ही होता है। यहाँ पर जिनकी सर्विस जिस हलके में, जिस इलाके में, जिस स्कूल में होती है वहाँ पे हमें वो उस्ताद भी नज़र नहीं आता, वो कहीं और ही तशरीफ़ फरमा है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि ड्यूटियाँ दे ही नहीं रहे लेकिन उनकी तनख्वाहें उनको मुकम्मल तौर पर मिल रही हैं। कुछ उस्ताद कराम ऐसे हैं जो कि कहीं और जाके कोई और कारोबारी मराकज़ में इन्वॉल्व हैं लेकिन उनसे कोई पूछगछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बैक पे सियासी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिनके पास सियासी ताकत है फिर वो नाइंसाफ़ियों में भी सबसे फहरिस्त में आगे नज़र आते हैं। सियासी मुदाखलत जब बढ़ जाती है तो ऐसे निज़ाम में गड़बड़ी पैदा होती है। निज़ाम में गड़बड़ी तब पैदा होती है जब वालिदैन अपने बच्चों पर अदम तवज्जो का मुज़ाहरा करते हैं। वालिदैन चूँकि एक खुली छूट आजकल दे देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन बनता जा रहा है। इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं लेकिन हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को भूल कर इस बार नेगेटिव एस्पेक्ट में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हम उस तरीके से तवज्जो ही नहीं दे रहे। टिकटॉकर्स को फॉलो किए जा रहे हैं हमारे बच्चे और इसके अलावा जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहाँ पर के कैसे कमाना है, कैसे हम मशहूर होंगे और कैसे जो है वो बाकी के मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वालिदैन की कहीं ना कहीं ये अदम तवज्जो ये इस निज़ाम में गड़बड़ी का सबब पैदा करती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो तालिब इल्मों की अपनी जो उनकी नाअहलियाँ हैं, जो अपनी कोताहियाँ हैं, जो एक अदम दिलचस्पी है तालीम के निज़ाम के हवाले से, ये बहुत बड़ा जो है वो निज़ाम में गड़बड़ी का सबब बनती हैं। नाज़रीन, मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले अगर वज़ीर तालीम जो कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लिए जाएं तो जो इनको टाइम पीरियड मिला अभी तक का जिसमें उन्होंने जितने झंडे गाड़े हैं उसका जिक्र ना करें ऐसा मुमकिन नहीं है। 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 का अल्लाह हाफिज़ ये इन्हीं की मिनिस्ट्री के दौर में हुआ। हालांकि इनका कहना था कि तमाम तर मामलात को जो है वो मैं बेहतर करके दिखाऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम दोस्त पार्टी है। तालीम, सेहत और रोज़गार के हवाले से, रोटी कपड़ा मकान जो इनका मंशूर था उस हवाले से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है फहरिस्त में। और वज़ीर तालीम साहब ही पहले कौम परस्त बनकर चौकों पर खड़े होकर बुलंद जो है वो दावे भी करते थे और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिस तरीके से वो बात करते थे, अब जब उनको मिनिस्ट्री मिली तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गए, बिल्कुल चुप हो गए, खामोशी का रोज़ा जो है वो उन्होंने इख्तियार कर लिया, समझ से बालातर है। नाज़रीन, आई रिमेंबर कि मैंने चंद माह पहले उनके एक स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम किया था। उनका स्टेटमेंट ये था जब उनको ये वजारत मिली और उसके चंद माह बाद उन्होंने जिक्र ये किया कि अब मैं वज़ीर तालीम बन गया हूँ और अब मैं जो है वो विज़िट करूँगा, आवाम में जाऊँगा, हलकों में जाऊँगा। तो वहाँ पर 24 हल्के चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर जाऊँगा, अवामी जो मुतालबात हैं वो सुनूंगा और बात करूँगा। स्पेशली मेरा अपना जो हल्का है या जो डिस्ट्रिक्ट है उनका रीजन का उन्होंने जिक्र किया। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि आप बात ऐसे करें जैसे कि आज आप अमेरिका से तशरीफ़ फरमा हैं और आपको कोई नहीं है कि आपके अपने हल्के के, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के आवाम का क्या मुतालबा है, उनके मसाइल क्या हैं। जिनके ऊपर मुझे जो रिस्पॉन्ड आया वो उनकी अहलिया साहिबा जो कि कहने को बाय प्रोफेशन एक जो कि सरकारी टीचर एक हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कह लें, और ख़ुद अपने इस वक्त जगह पर मौजूद भी नहीं है। उनसे पूछा जाए तो कहती हैं कि भाई मैं बीमार हूँ। डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो वो छुट्टियों पर हैं और अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड कहा जाता है कि वो इस वक्त अटैचमेंट पर मेरे साथ है, लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त वो अपनी एक्टिविटीज़ बजा ला रही हैं। खैर, इसके ऊपर भी मेरा प्रोग्राम आएगा नाज़रीन, सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि एक सरकारी टीचर, एक सरकारी सर्वेंट जिनकी जिम्मेदारी है, जो उसको अपनी एलपीसी का भी आइडिया नहीं है, उनको अपनी सर्विसेज का भी आइडिया नहीं है,
बस उनका शोहर जो उनके वजीर तालीम बन गया तो वो समझ रहे हैं कि उनको सुरखाब के पर लग गए हैं, कोई पूछगछ नहीं होगी, लेकिन वो भूल जाती हैं कि ये जो कुर्सी है ये जो है कुछ मुख्तस टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये हट जाती हैं। और यही निज़ाम हमने तहरीक इंसाफ के दौर में भी देखा, यही निज़ाम हमने बकौल जो वहाँ के सहाफ़ी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका मानना ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जब दौर था तब भी यही सिलसिला था, और उससे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो निज़ाम तालीम है उसका बेड़ा गर्क ही किया है। तो वज़ीर तालीम साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर ही आते हैं नाज़रीन। वापस कहने को कौम परस्त लीडर थे, लेकिन लीडर तब तक ही थे जब तक कि उनको कोई कुर्सी ना मिले, जब तक कि वो इक़्तिदार में ना आए, तब तक वो आवाम की नुमाइंदगी करते रहे, चीख चलान करते रहे, और जिनको गालम गलोच करनी थी कौम परस्त लीडर साहब उनको भी करते आए। जब मिनिस्ट्री मिली तो बीगी बिल्ली बन गए, असम्बली में जाके ना कोई परफॉर्मेंस शो हुई, और परफॉर्मेंस अभी जो शो हुई है वो ये रिजल्ट साफ बता रही हैं कि क्या हुआ है। अब नाज़रीन इनके दौरे होते हैं और ये विजिट्स पे निकलते ऐसे हैं जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में तालीम का निज़ाम इतना बेहतरीन है कि वहाँ पर फॉरनर्स भी पढ़ने के लिए आएंगे। इसके बाद वो अपने टीए तो बखूबी बना रहे हैं। साथ ही अगर उनसे सवाल करें हमारे साफ़ी आज़ाद, मुझे याद है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें कासिम भट्ट साहब के कुछ सवालात थे। जब वो सवाल करना शुरू हुए तो यही वज़ीर तालीम साहब जो कि कौम परस्त लीडर थे एक ज़माने में, वो ये कहते हैं कि भाई आप तकरीर ना करें, आप सवाल करें, अगर तकरीर करनी है तो मैं आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा। तो ऐसा वज़ीर तालीम जिसको ना तालीम की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा है और ना जिसको ये इस बात का इल्म है कि सहाफ़ियों का क्या किरदार होता है, उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। आप 2-3 घंटे की तकरीर कर सकते हैं, लेकिन एक सहाफ़ी अपने सवाल को कन्वे करने के लिए 2 मिनट का इजाफी उसमें वक्त ले लें तो फिर आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। खैर नाज़रीन इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या ही बात कर रहे हैं, विजिट्स ऐसे करते हैं जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि वो बाहर से फॉरनर्स आएंगे अब गिलगित बल्तिस्तान में पढ़ने के लिए। और ये जो बच्चा जिसकी वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो वो बता ही रहा है कि कैसे सियासी मुदाखलत किस तरह से है, पीपल्स पार्टी कैसे मशहूर है और तालीम का निज़ाम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है क्या। नाज़रीन मेहमानों की जानी पड़ेंगे दानिश स्कूल्स का भी अभी चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इफ्तिताह हो चुका है, गिलगित बल्तिस्तान में भी चूँकि ये स्कूल्स बनने हैं और आगे के मामलात कैसे होते हैं तय होते हैं, सवाल से बात करेंगे। नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान की तमाम अज़ला में जमात पंजुम जमात हशदुम के जो इस वक्त एलिमेंट्री बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, नाक़िस नताइज और मायूसकुन नताइज जिनको तसव्वुर किया जा रहा है, इसी के ऊपर हम साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की ओपिनियन, उनके राय जानेंगे कि क्या इस हवाले से उन्होंने मामलात देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, खैरियत से हैं आप? हफीज़ साहब फरमाइएगा इसी हवाले से, ये रिजल्ट्स के हवाले से। देखिए ये बदकिस्मती से 2020 के बाद गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन के जो निज़ाम है इसके साथ छेड़खानी बहुत की गई है और तजर्बे नत में जो है वो किए गए, जिसकी वजह से जो कस्टम जो आपकी तसलसल था वो टूट गया और आपके यहाँ जो है वो कॉस्मेटिक्स इक़दाम किए गए और हक़ाइक़ के ऊपर नजर नहीं रखा गया। हमने अपने दौर में टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत जितने भी बुक्स थी एक तो वो फ्री की थी, उसके बाद फिर हमने टीचर ट्रेनिंग का बेहतर प्रोग्राम रखा हुआ था। तो जो टीचर्स की है अपॉइंटमेंट वो बड़ा मसला होता था, उसको हमने एनटीएस के थ्रू रिक्रूट किया और 10 साल तक पाबंद किया कि कोई भी टीचर जिस पोस्ट में लगेगा उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये लेजिस्लेशन हुई थी, उसको इन्होंने 2020-21 में आके तोड़ दिया और टीचर सारे शहरों में आ गए, कई इलाकों में जो है वो स्कूल खाली रहे और मॉनिटरिंग सिस्टम पे भी जो है वो बड़ा सवाल उठता रहा। फिर एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं उनको साल से ज्यादा किसी को टिकने नहीं दिया गया। तो 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में एक एजुकेशन सेक्टर की पोस्टिंग होती रही, जबकि हमारे दौर में 3-3 साल जो है वो एक सेक्टर पूरा टेन्योर पूरा करता था और नीचे डीडी जो है वो फरमाइशी बेस पे पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो बहुत ज्यादा हुई। उससे नीचे जाए तो हेड मास्टर जो है वो एफपीएससी से जो हेड है उनको हेड मास्टर लगाने की वजह उनको डीडीओस में लगा दिया गया। तो ये एक सिफारिशी कल्चर ने हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन को भी अफेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। तो अगर इस दफा अगर बोर्ड ने सही एग्जाम लिया है तो उसके सामने एदाद शुमार भी आ गए हैं। इसका मुस्बत पॉइंट अगर देखा जाए तो वो यही हो सकता है कि अगर इन्होंने ट्रांसपेरेंटली एलिमेंट्री बोर्ड ने एग्जाम लिया है और उसके नतीजे में ये नतीजे सामने आए तो आपके सामने हकाइक आ गए। अब हकाइक की रोशनी में करेक्शन होनी चाहिए।
एजुकेशन से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहिए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड पोस्टिंग ट्रांसफर होनी चाहिए, टेन्योर बेस्ड जो है वो पोस्टिंग होनी चाहिए। और किसी स्कूल की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है तो वहां पे पनिशमेंट होनी चाहिए और स्कूलों की मंथली रिपोर्ट्स आनी चाहिए। तो वो सारा काम तो हो नहीं रहा। एक पीटीआई ने तो भाई फेर दी, उसके बाद मौजूदा जो है मखलूत हुकूमत के अंदर जो है जिस तरह का नेहरू ने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है कि तो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए उस डिपार्टमेंट के असातिज़ा को, उनके अमले को अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे। कि जो टीचर यूनियन है उसके साथ कोई एंगेजमेंट नजर नहीं आई हमें पूरे 4 साल में, और फाल तरीन एक टीचर यूनियन होनी चाहिए, उसके साथ जो है वो एजुकेशन का, एकेडमी का जो है वो भरपूर रब्ता होना चाहिए। तो ये हमारे चूंकि सरकारी स्कूलों में इस वक्त जो टीचर्स की तनख्वाह है वो प्राइवेट स्कूलों से 100 गुना ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल में माँ बाप फीस भी दे रहे हैं, यहाँ पे कोई फीस भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आपके स्कूल में कापी, बस्ता, पेन सब कुछ खरीद के लाना है, गवर्नमेंट स्कूलों में ये भी फ्री है। उसके बावजूद नतीज ना आना, ये बड़े अफसोसनाक बात है। और इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए और हकीकत पर मबनी जो है इसके अंदर जो है पॉलिसीज बननी चाहिए। जहाँ कहीं गलती है उसकी करेक्शन होनी चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। बहुत शुक्रिया हफीज साहब आपका। नाज़रीन, आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे वजीर ताजवर खान साहब का, जो कि ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा भी रहे हैं, अभी डेमोक्रेसी का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीर साहब, फरमाइएगा, स्कूल्स के रिजल्ट्स के हवाले से बच्चों की गलती है, उस्ताद कराम की गलती है, वालिदैन की कोताही रही है, महकमे की गफलत है, क्या समझ रहे हैं आप इस वक्त? देखें, इसकी वजूहत ये है, ये जो टीचर होते हैं, जब तक आप कोई भी शुबा ले लें, पुलिस या अपना पीडब्ल्यूडी या दूसरे महकमे, वहां पे अगर कोई गलत तरीके से सर्विस में इंडेक्ट हो जाए सिफारिश पे या पैसे लेके रिश्वत के जरिए, तो वो पीडब्ल्यूडी में वो रोड पे काम करता है, बिजली में वो लाइनों पे काम करता है, पुलिस में वो पुलिसमैन होता है। लेकिन अगर टीचिंग में रिश्वत पे और आफ्टर द वायलेशन ऑफ द मेरिट, और टीचर को ही अगर पढ़ना नहीं आता तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ये आज से कोई तकरीबन 10-15 साल पहले दो वो थे माफिया थे। एक स्कर्दू का माफिया था बहुत बड़ा, और बजाय तो बड़ा वो अपने आप को मोमिन शो करता था, एक गिलगित में था। इन दोनों ने तबाही मचाई थी। उस वक्त भी हम इंडिकेट करते रहे। मैंने भी एक मेरिट वाले बंदे की सिफारिश की, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। तो उसने मुझे आके ऑफिस में कहा, सर पैसे देंगे मैं लगाता हूँ, ऐसे मेरिट पे मैं नहीं लगाता हूँ। उस लड़के ने अच्छे नंबर लिए थे। तो ये हाल था 2008-7-9 में, व्हेन आई वाज एक्शन इन गिलगित एंड स्कर्दू। उस वक्त ये अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, जिसपे बाद में इन पे केसेस भी बने नैब में, और बड़ी इंक्वायरीज हुई, और फिर जिन्होंने लगवाए थे वो लोग बाद में स्किप कर गए। जी हमने तो सिर्फ ये कहा था कि इनको देखें, हमने कब अपॉइंटमेंट ऑर्डर किए थे, तो इनको नहीं लगाना चाहिए था। वो जो सियासी पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने ये बयान दिए थे नायब, और ये जो इंक्वायरीज हुई थी, तो फंस गए वो 2 बंदे, वो जिन पे केसेस भी हुए, फिर बाद में वो बेल्स पे रहा हो गए। तो इन्होंने खुद तबाही मचाई है। ये इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता टीचिंग स्टाफ में। इसमें पढ़े लिखे स्टाफ जो सा है, पढ़ा लिखा स्टाफ खुद जिन्होंने कोई गोल्ड मेडल लिया हो, जो मेरिट पे आए हो, डिस्टिंक्शन पे हो, 95% परसेंटेज हो, क्योंकि कौम के मेहमान होते हैं। और अगर टीचर ही उसको खुद ही ना पता हो कि ट्रेन क्या होता है, और अल्फाबेट उसके ठीक ना हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक उसका ना हो, और उसको खुद ही ग्रामर ना आती हो, उसको खुद ही इस पे अबूर ना हो, इंग्लिश पे या उर्दू पे या फारसी पे या अरबी पे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा जो सिफारिश पे लगाओ, पैसों पे लगाओ? तो एजुकेशन को तो इन्होंने खुद तबाह किया है और बर्बाद किया है इन्होंने। और आप देख लें, जब से वो टीचर लगे हैं, वो 400-500 टीचर स्कर्दू में लगे हैं, कुछ गिलगित में लगे हैं 300-400। तो जो बच्चों को पढ़ाएगा वो खुद ही तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? अब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, ये जो ये गवर्नमेंट के वज़रा हैं, जो रूल ऑफ बिजनेस बने हुए हैं जीबी के, ये जो पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है रूल ऑफ बिजनेस का, इसमें सारी पावर का जो मंबा है वो गिलगित में तो स्पेशली सीएम ही होता है। वज़रा तो दिखावे के लिए, और असल पावर वो सेक्रेटरीज के। मैं खुद ब्यूरोक्रेट था, टेक्नोक्रेट था,
اصل پاور ان کے پاس ہوتی ہے، یہ تو شو پیس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ تو خود ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں آج کرنل بیگ نے وہاں پہ یہ کہا ہے اپنا اسمبلی میں کھڑے ہو کے ڈی سی میرا فون نہیں اٹھاتا، ایس پی میرا فون نہیں اٹھاتا. یہ حالت ہے، یہ مانتے نہیں ہے. میں اندر کی باتیں کیا بتاؤں گا. یہ جب سیکرٹریز یہ جو ہے بیوروکریٹ کو اچھا ہے، کوئی خاندانی آدمی ہے، وہ تو اس کو احساس ہوتا ہے. یہ جو نو دولتی ہے اور جو دائیں بائیں سے آئے ہوئے ٹک ٹاکر ٹائپ کے پیسے دے کے پروموٹ ہوئے یہ لوگ تو منسٹروں کی بات میں ہنستے ہیں ان سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد. وہ کہتے ہیں یار ان کی باتوں کو ویٹ مت دے دو، یہ جانے کے بعد یہ پیچھے یہ باتیں ہوتی ہیں. تو ان کے پاس ان کے اختیار میں کچھ ہی نہیں ہے. سی ایم جون سا ہے، یہ کوئی موومنٹ ہو، کوئی تحریک چلے ان کے خلاف اور ان کو سزا ملے. اور یہ ایک ہی صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمیٹی بنائے، ان کا ٹیسٹ لیں ٹیچروں کا جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ ان کی بات کر رہے ہیں بچوں کی، بچے فیل ہو رہے ہیں 95%. جی جو سٹاف ان کو پڑھا رہا ہے اگر آپ ان کا ٹیسٹ لے ہوں گے تو وہ تقریباً 98% فیل ہوں گے، وہ خود استاد جو ان کو پڑھا رہے ہیں. دس از دا سیچوریشن پوائنٹ ان دا جی بی. دیکھیں یہ تو یہ جو اثرات ہے یہ خالی کسی ایک ڈسٹرکٹ یا اسکردو یا گلگت کے نہیں ہے. یہ جو جب تباہی مچائی گئی ہے، جو وہ کہتے ہیں نا اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی ایجوکیشن کو تباہ کر دو اور اس کی ہیلتھ کو تباہ کر دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہوتی ہے. تو یہ جو اپائنٹمنٹس تو میں نے بھی کافی کی ہیں، لیکن میں نے کوئی ٹیچر تو نہیں لگایا نا، اس سے قوم پہ تو اثر نہیں پڑے گا. وہ پلمبر تھے یا روڈ پہ کوئی کام کرتے، اس کا کیا میرٹ ہوتا ہے؟ اس کی فزکس اچھی ہونی چاہیے، لوکل ہونا چاہیے. دور سے 10 کلومیٹر سے آئے گا تو راستے میں ضائع ہو جائے گا. یہ ٹیچر لگا کے جو ذاتی کی ہے قوم کے ساتھ انہوں نے یہ میرٹ وائلیشن کی ہے. ایک ہی اس کا حل ہے، اونلی جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے، چاہے استور ہو، چاہے اسکردو ہو یا ہولڈنگ ہو یا شمشال ہو، چپرسن ہو، پھنڈر ہو، کہ یہ جو ٹیچر اس وقت لگے ہوئے ہیں، جو یہ رزلٹ دے رہے ہیں، جو ٹیچر جو ان کو پڑھاتے ہیں اور رزلٹ دیتے ہیں، ان کا ہی ٹیسٹ لیں. گورنمنٹ ان سبوں کا ٹیسٹ لے جن کے بچے اگر یہ فیل نہیں ہو گئے تو آپ مجھے جو سزا مجھے سولی پہ لٹکا دیں. بہت شکریہ وزیر تاجر صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں رکن گلگت بلتستان اسمبلی جمیل احمد صاحب کی جانب. وزیر تعلیم کا تعلق بھی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلیم کے حوالے سے کیا جو ہے وہ موقف رہا ہے، کیا ان کا ایک نیریٹو رہا ہے، اس حوالے سے جمیل صاحب فرمائیے گا. دیکھیں یہ جو رزلٹ آیا ہے گلگت بلتستان کا ایلیمنٹری بورڈ کا، یہ دیکھا ہے ابھی سوشل میڈیا میں یا مختلف ذرائعوں سے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کی رسپانسبلٹی کسی پہ فکس ہونی چاہیے. پچھلا جو چیف سیکرٹری تھا تقریباً 6-7 مہینے پہلے، وہ اپنی پوری کنسنٹریشن اپنا پورا جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہی لگایا. حالانکہ حالات خراب ہوتے تھے تو بھی وہ ایجوکیشن پہ، تو اس کا آؤٹ بیک اچھا آنا چاہیے تھا. لیکن اس رزلٹ سے معلوم ہو گیا کہ اس کی پالیسیز جو تھی کاسمیٹک تھی، اوپر سے وہ رنگ روغن اسکول کا کمرو کا کرا کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے. بیسک ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے تھی، ان کی ٹیچرز کو ٹرین کرانا چاہیے تھا تاکہ یہ بہترین پرفارمنس کر سکے. تو اس طرف ہمیں ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جدید جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس نظام کو بہتر کریں. اور ابھی پرائیویٹ اسکولوں کا اتنا انفلوئنس ہو گیا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کی اسکولوں کو چھوڑ کے پرائیویٹ اسکول کی طرف جا رہے ہیں. یار ذمہ داری ہے حکومت کی بھی، جو وزارت تعلیم ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نظام کو بہتر کرائے. گورنمنٹ اتنی فیسلٹیز، اتنے فنڈس ان کو دیے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا سسٹم بہتر کرے. تو امید رکھ سکتے ہیں ہم. اور اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر مختلف NGOs کے ذریعے یہ پتہ نہیں ٹریڈنگ کراتے ہیں، اس کا بھی آؤٹ کم نہیں آ گیا. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ پرائیویٹ ادارے جو ٹریڈنگ کراتے ہیں ان کا بھی کوئی اچھا معقول جو رزلٹ نظر آ رہا ہے، اس میں بھی ان کا رول اگر اچھا ہوتا تو وہ بھی اچھا کرتے. بڑا سارے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ٹیچر ٹریننگ کے ذریعے،
सिर्फ कॉस्मेटिक तब्दीलियां नहीं करनी है, बल्कि उस सिस्टम के अंदर जाके देखना कि इसको वजीर तालीम पे भी बात हो रही है तो होनी चाहिए, उसका भी जिम्मेदारी है, लेकिन पूरा ये एक सिस्टम है जिसमें वालिदैन है, बच्चे हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, ये सब मिल के जो होता है, इन सब ने अगर मेहनत की होती, इन सब ने तवज्जो दी होती तो बेहतर रिजल्ट आता है। इसमें वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, इसमें बच्चों की भी जिम्मेदारी है, इसमें स्कूल के टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, इसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एनवायरनमेंट की भी जरूरत है। बाद जगहों में आप देख लें, इस जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की बजाय इसको नेगेटिव उस पर ले जा रहे हैं। ये सारा एक सिस्टम है, इसमें मैं समझता हूँ बेहतरी की गुंजाइश है, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। इसको यानी तनकीद बराए तनकीद करने की बजाय इसको तनकीद बराए इस्लाह की तरफ हम ले जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें टीचर ट्रेनिंग कराना चाहिए, वो आगाही बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन अब हम बढ़ते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और साबिक सदर हैं प्रेस क्लब गिलगित के खुर्शीद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब, ये जो रिजल्ट इस वक्त आया है एलिमेंट्री बोर्ड्स का, फरमाइएगा इस हवाले से क्या आपके ओपिनियन है? बेसिकली तो जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे ये एग्जाम हो रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जितनी मराहत दी जा रही है उतना ही रिजल्ट डाउन होता जा रहा है। इस वक्त स्कूल है जहाँ मसल 50 तलबा या तलबात ने एग्जाम दिए हैं तो उनमें से सिर्फ एक पास है, बाकी 49 तलबा और तलबात जो है वो फेल है। इसी तरह गिलगित के भी मुख्तलिफ स्कूलों में भी यही रिजल्ट निकल रहा है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब के जो डायरेक्टर हैं उनसे जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने अपने साथ वो हेडमास्टर पे डाल दिया हुआ है। हेडमास्टर से जब हमने इस सिलसिले में बात की तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली सारे प्राइवेट स्कूलों में क्रीम जाते हैं, जो सब नालायक होते हैं वो बच्चे स्कूलों में आते हैं। जब उनसे हमने ये कहा कि नालायक बच्चों को लायक बनाने के लिए तो आप असातिज़ा करम बैठे हुए हैं, आप लोगों का काम है उनकी ग्रूमिंग करना, उनको पढ़ाना सही तरीके से। जब तक आपके टीचर नहीं पढ़ाएंगे तब तक तलबा को क्या समझ आएगी, वो तो आयशाएं करते हैं। बेसिकली इस वक्त सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो है फंडिंग भी कर रही है, फैसिलिटीज भी दे रही है, टीचर्स को भी दे रही है, स्कूलों को भी अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जितना इस पे इन स्कूलों पे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे इन्वेस्ट हुआ इतना ही इनका रिजल्ट जीरो की तरफ आ रहा है। माजी में ये था कि 30% या 20%, 25% रिजल्ट जो है इनका बेहतर था। अब ये गुज़िश्ता 2 सालों से तो बिल्कुल माइनस की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनमें जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं वो सारे नॉन प्रोफेशनल हैं। एक दफा चीफ सेक्रेटरी से मेरी इसी हवाले से बात भी हुई थी, मैंने उनको यही कहा था कि आप प्राइवेट स्कूलों पे फोकस करें, वो बेस बनती है वहाँ आप अच्छे टीचर रखें। जब एक मैट्रिकुलेट को आप प्राइमरी स्कूल में रखेंगे तो वो उसकी वो अपने लेवल के मुताबिक ही पढ़ा सकेगा ना। तो चाहिए तो ये कि मास्टर लेवल पे और ट्रेड असातिज़ा को प्राइमरी स्कूल में रखें, वहाँ उनकी बेस बनेगी तो हायर स्कूलों में उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ होता यह है कि मिडिल और मैट्रिक पास जो है वो प्राइमरी स्कूलों में रखते हैं और FA से लेकर BA तक वो हाई स्कूलों में होता है, तो उसकी वजह से उनके रिजल्ट ज़ाहिर ऐसा ही रिजल्ट हम तवक्को कर सकते हैं। तो सबसे अहम इशू जो है वो ये है कि असातिज़ा ट्रेन नहीं है और सिफारिशी बुनियादों पर एक अक्सर का टीचर है तो वो सिफारिश की बुनियाद पर गिलगित में जॉब कर रहा है, स्कर्दू का है तो वो गिलगित में कर रहा है, रिजर्व है तो गिलगित में कर रहा है। तो हर बंदे को अपने अपने उस पे वो दे दे तो मेरा ख्याल ये बेहतर हो सकता है। सियासतदान तो हमेशा आपको पता है वो सियासत के लिए आता है, चाहे वजीर तालीम हो या कोई और मिनिस्टर हो, उसने तो अपनी सियासत करनी है। उसका तालीम की तरफ या तालीमी रिजल्ट की तरफ उसकी कोई उनका तवज्जो होता नहीं है। वैसे भी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासतदानों की मानती नहीं है। मिनिस्टर एक सिंबल के तौर पर वो काम करता है, सारा काम सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और मास्टर वगैरह का होता है। वो मिनिस्टर्स को लिफ्ट नहीं कराते, मिनिस्टर सिर्फ अपने TDA बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा तो करते हैं, फिर वो फॉरेन टूर भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई उनका रोल नहीं होता है एजुकेशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब आपका भी। नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं, अब वजीर नुसरत साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं,
اور ان سے تعلیمی نظام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ابھی یہ ریزلٹس آئے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم وزیر صاحب, خوش آمدید. وزیر صاحب فرمائیے گا. ہماری ایجوکیشن کی نااہلی کہہ سکتے ہیں, اس میں آپ کے سیکٹری ہو گیا, چیف سیکٹری ہو گیا, ان سب کی نااہلی ہے, میں تو یہی کہوں گا. کیونکہ ان کو چاہتے کہ ٹیچروں کے خلاف ایکشن لیا جائے, بھرپور طریقے سے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, کہ ذمہ داری ٹیچروں پہ ہے. ٹیچروں کی وجہ سے آج یہ بچوں کی یہ حال ہے, اور ہمارے آنے والا مستقبل جو ہے اگر اسی طرح رہا تو تباہ ہوتا رہے گا. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں یہ پورا ڈپارٹمنٹ کا ان کا جو ہے سیکٹری سے لے کے نیچے ٹیچر تک سب کی غلطی ہے, اس میں شامل ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ سیاسی وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر سیاسی کو اثر رسوخ ہے, سیاسی کوئی چیزیں چل رہی تو وہ نہیں ہونی چاہیے, اور سیاسی وہ ہو رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس میں یہ لوگ اپنے اس کو سیاسی ان کے جو ان کے تعلقات ہیں جن کا اثر رسوخ ہے ان کے لیے اسپیشل پریورٹیز دیتے ہیں, ٹیچروں کو خاص وہ کرتے ہیں, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے وزیر صاحب دیکھیں بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور شروع میں تو ان کی طرف سے بڑے ہمیں اچھی خبریں آ رہی تھی کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں, اور جب رزلٹ پہ آتے ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے. تو لہٰذا میری بات پہلے بھی ہے ابھی بھی ہے کہ اس کا پورا ڈپارٹمنٹ اس کو آپ منسٹر سے لے کے نیچے تک لے جائیں, تو یہ سب کی کارکردگی صفر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وزیر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں سید اسلم سحر صاحب کی جانب, جو کہ اس حوالے سے بتائیں گے کہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں اس کا اوور آل معاشرے پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. سیکنڈلی, ہمارا جو تعلیم کا شعبہ ہے کس حد تک متاثر ہوا ہے, یہ ریزلٹس آنا کس کی نااہلی ہے, کس کی کوتاہیاں ہیں. السلام علیکم اسلم سحر صاحب, فرمائیے گا ریزلٹس کے حوالے سے. ہم ارجو روپیہ تعلیم پر خرچ کرنے کے باوجود بھی جب رزلٹ آتے ہیں تو ان کا جو ہے انتہائی مایوس کن آنا, اور وہ بھی جو آپ بتا رہی ہے 5 کے حساب سے آدھی, یہ بنیاد ہوتی ہے تعلیمی میدان کی جو ہے نا. اگر ہمارے بچے سے بنیادی مرحلے میں ہی جو ہے نا کمزور ہو جائے یا ناکام ہو جائے اس کا بہت اثر پڑتا ہے. اور ہمارے تعلیم کے میدان میں اس طرح مایوس کن اگر یہ رزلٹ آ جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے بہت بڑا سوال نشان ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو محکمہ تعلیم کہتے ہیں, ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کے مختلف آج کل جو ہے ادارے ہیں. تو جو یہ جو ذمہ داران ہے اس کے جو ادارے کے جن پر جو ہے نا انتہائی مایوس کن آیا ہے, کہتے ہیں کہ بہت ہی جو 90% ان کے جو صفر آ گیا ہے, اور تقریباً 5-6% صحیح آ گیا ہوگا, نہ آنے کے برابر ہے ان کو جو ہے جی. مجھے تو متعلقہ اداروں کے بارے میں کہتا ہوں ساتھ ان کا جو ہے نا تحقیق ہونا چاہیے, اور نشاندہی ہونی چاہیے کہ یہ اتنا مایوس کن ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیوں آ گیا. اگر ہمارا بلتستان ہے یہ ہمارے آج کل بدقسمتی سے تعلیم بغیر تجارت بن چکے ہیں جی. اس کا الگ ایک شاخ کھول دیا ہے. اچھا جی, نادل پریور کا جو ہے نا الگ ایک کلسٹر ہے. تو پہلے لوگ کہتے تھے نا علم بڑی دولت ہے, وہ آج کل سمجھنا ہے کہ واقعی علم بڑی دولت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بلتستان ریجن میں طرح کی جو ہے نا رزلٹ, اور وہ بھی جو ہے 90% رزلٹ کا مایوس کن ہونا انتہائی افسوس کی بات ہے. اور جو بھی اس کا جو ہے نا ذمہ داران ہے, متعلقہ لوگ ہیں یا افسران ہیں یا ان کے ادارے کے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں والدین کو بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. بحث ہو گیا تو کے والدین, اسٹوڈنٹ اور اساتذہ یہ تینوں مشترکہ جن کے تجارتی بات ایک بہترین سے نکل سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ادارے کی کتنے غلطی ہے, والدین کی کوتاہی ہے, بچے کی جو ہے نا ذہنی طور پر ان کو کون سے ماحول فراہم ہونا چاہیے. نظام تعلیم کے فراہمی میں ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. میں تو باہر میں مختصراً یہاں گا جس طرح کے جو رزلٹ آیا ہے پاکستان, تو میں سمجھتا ہوں انتہائی مایوس کن اور جو ہے نا لمحے فکر ہے. اسلم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں قاسم بٹ صاحب کی جانب. سینئر صحافی ہیں گلگت بلتستان سے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. قاسم بٹ صاحب فرمائیے گا ریزلٹس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, اور اوور آل کیسے چل رہے ہیں ابھی معاملات, صورتحال کیا ہے؟ جی, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بیسکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائکا ہوتا ہے جس میں طلباء ہیں, والدین ہیں اور اساتذہ ہیں. یہ تینوں جب تک کمبائن موومنٹ نہیں کریں گے ہمارا تعلیمی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. پہلی بات
दूसरी बात यह है कि सियासी जो असर रसूख है और सियासी जो क्या कहते हैं मुदाखलत है, उसने हमारे निज़ाम को भी कमजोर कर दिया है। यानी एक उस्ताद जो है वो की पोस्टिंग प्रमोशन में सियासी दबाव का फरमा होता है, और ये बड़े अरसे से है, ये 2009 से ये सिलसिला आ रहा है, जिसका नतीजा आप है और आज आप जो है भुगत रहे हैं। इस बात में दो राय नहीं कि महकमा तालीम गिलगित का जो निज़ाम 2009 में जो बिगड़ गया था वो अब तक बिस्यार कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो सका है। और तशवीशनाक बात यह है कि इस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम का ताल्लुक बल्तिस्तान से है और सूबाई सेक्रेटरी एजुकेशन का ताल्लुक भी इत्तेफाक से बल्तिस्तान से है, और एक पूरी टीम है महकमा तालीम की, यानी एक पूरी वजारत है, एक पूरी सेक्रेटेरिएट है, फिर डायरेक्टरेट है, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से असातिज़ा को मेरे ख्याल में जो हमारा मुशाहिदा है कि उनको मराहत भी ठीक मिल रही हैं, तो उनके मुख्तलिफ जो हकूक थे माजी में जो नहीं मिलते थे वो सारे मिले हैं। इसके बावजूद शायद असातिज़ा की कंसंट्रेशन में जो फर्क है, उनकी तवज्जो में फर्क है, टीचिंग जो मेथड है वो कमजोर है, जिसकी वजह से यह रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी जानिब जो आजकल सोशल मीडिया है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वालिदैन केयर नहीं करते हैं, बच्चों को चेक एंड टेस्ट नहीं करते हैं, बच्चे सारा दिन टिकटॉक पे या जो है इंस्टा पे या यूट्यूब के ऊपर बच्चे बैठे रहते हैं। और आजकल तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि टिकटॉक का एक ऐसा नशा जो है वो सर चढ़ने लगा है कि हर बच्चा चाहता है कि वो यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक के जरिए पैसे कमाएं, और इस तरह की जो मजमूई सूरत हाल है और माशरती बेहिसी भी इसके अंदर शामिल है कि माशरा जिसके दाएं बाएं एक मोहल्ले के अंदर स्कूल होता है, लेकिन मोहल्ले के जिम्मेदार लोग जो है वो कभी जाके स्कूल में प्रोग्रेस उनकी देखने की कोशिश नहीं करते। और जो SMCs हैं यानी स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटीज हैं, जिसमें प्राइवेट लोग भी हैं, यानी वालिदैन भी हैं, मोहल्ले के सरकर्दा भी हैं, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है महविज, जिसकी वजह से पूरा निजाम तबाह हुआ है। तो बराह रास्त हम किसी फर्द वाहिद को या बराह रास्त किसी छोटे से इदारे को, किसी पर्सनालिटी को हम फोकस नहीं कर सकते हैं कि ये जिम्मेदार है। तो ये ऑल ओवर हम सब की जिम्मेदारी है इस नताइज के अंदर की बहशत है कम्युनिटी मेंबर मैंने क्या रोल अदा किया है, बहशत टीचर क्या उस्ताद जो है वो क्लास में इन टाइम जाता रहा है, वो जो जिम्मेदारी है जो तनख्वाह वो ले रहा है वो पूरी कर पाया नहीं पाया। और इसी तरह बच्चे की जो जिम्मेदारी ये है कि भाई जिस मकसद के लिए खर्चा करके स्कूल में भेजते हैं और ला के देते हैं, अगर उनको सेपरेट माहौल देने की कोशिश करते हैं, तो ये एक ट्राइका है जिसके अंदर ये सारे शामिल हैं, असातिज़ा हैं, अच्छा वालिदैन है और बच्चा खुद भी है। तो हम सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, सजा और जजा के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया कासिम भट्ट साहब आपका। नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं गिलगित की जानिब। स्नोबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल एक्टिविस्ट है। ये जो रिजल्ट्स आया है इसके ऊपर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्नोबर साहब, फरमाइएगा रिजल्ट्स के हवाले से। ये असल में जब से ये PTI की हुकूमत आई है, ठीक है, इसके अंदर गुड गवर्नेंस नहीं नजर आ रही। तो एज कम्पेयर टू PTI की गवर्नमेंट या करंट गवर्नमेंट जो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट को मैं कठपुतली गवर्नमेंट ही कहूँ, ठीक है। तो हाफिज साहब के दौर हुकूमत में हाफिज खुद विजिट करता था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर, बाकायदा अटेंडेंस चेक करके एक बायोमेट्रिक का एक निजाम दे के बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा किया था, टीचर्स को मोटिवेट किया था और उनको एहसास जिम्मेदारी दिलाई थी हाफिज रहमान ने। तो इसकी वजह से 5 साल तक टेम्परेरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हुआ था। लेकिन आजकल ये जो गवर्नमेंट का जो टीचर होता है खुद अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में APS में भेज के खुद गरीबों के बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा है आजकल। यानी पीपल्स पार्टी तो खैर उनका मंशूर के अंदर एजुकेशन ठीक नहीं है। आप सिंध की बात करें, सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी हालांकि अरसे दराज से काम कर रही है। आप खुद सिंध के अंदर गवर्नमेंट के स्कूल देखें, वो तो बाकायदा गोश्त हाउस बने हुए हैं, कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान में कैसे डिलीवर करेंगे पीपल्स पार्टी वाले? ला अमल पे ये होना चाहिए कि ये जो टीचर्स जो सिफारिशी बुनियादों पे जो रूरल एरिया से जो टीचर्स हैं इंजॉय करते हैं गिलगित सिटी और सिकरदू सिटी को,
जैसा कि शिकर का कोई टीचर है, अगर इमरान नदीम का रिश्तेदार है तो वो सिकंदर सिटी में ड्यूटी करेगी, लेडी हो या मेल हो या फीमेल हो। इसी तरह गिलगित में भी है, अगर खालिद खुर्शीद की हुकूमत होगी तो खालिद खुर्शीद की मिसेस गिलगित में ड्यूटी देगी। डायरेक्टर अस्तौर का है तो उसकी बीवी गिलगित में परफॉर्म करेगी, तो अस्तौर का रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो जो टीचर जहाँ के लिए भर्ती हुआ है वहां पर ही उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। और इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो स्कूल है वो ग्रो कर सकते हैं। आज मैंने कॉलम भी लिखा था इसके ऊपर, पुलिस पब्लिक स्कूल के हवाले से। पुलिस पब्लिक स्कूल की जो मैडम ताहिरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है SSP, तो उसने बाकायदा हमारे जो ज़कात और उशर का जो मिनिस्टर है उससे 1 लाख रुपए डोनेशन दिया पुलिस स्कूल के लिए। अब पुलिस स्कूल सेमी गवर्नमेंट है किसी हद तक। अब 4 गाड़ियां बाकायदा बच्चों को लेने के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए 4 गाड़ियां उन लोगों ने रखी है। दूर दूर इलाकों से बच्चों को उठाते हैं सुबह आजान के टाइम में और 4:30 बजे बच्चों को दोबारा घर में ड्रॉप करते हैं। सिर्फ एक यानी मतलब एक नहीं कहते अना बना के कि पुलिस डिपार्टमेंट भी एक स्कूल चला सकती है। तो इस तरह बच्चों को पूरे सिटी गिलगित के अंदर घुमा घुमा के उनको थकाते हैं, कोई एजुकेशन डिलीवर नहीं है। तो इस वजह से बच्चों का ऐसा है कि मतलब यूं समझ ले पास यानी बहुत कम हो गए। 9th और मैट्रिक के अंदर तकरीबन 90% फेल हो गए। तो ये गलत तरीकाकार है। और दूसरी अहम चीज, ये जो गवर्नमेंट टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर लेक्चरर्स या गवर्नमेंट टीचर्स, उन्होंने प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोल के रखा है डॉक्टर्स की तरह। जिस तरह डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर नहीं खोलते हैं, क्लिनिक, इसी तरह टीचर्स ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल के तवज्जो उनकी कंसंट्रेशन अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। इसकी वजह से प्रोग्रेस कम है। मैं समझता हूँ जाती तौर पर जो भी गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाता है स्कूल की सूरत में या कोचिंग सेंटर की सूरत में, उसको मतलब हटाना चाहिए। ठीक है सुनोबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन, अब हम ख्वाजा रज़ा साहब हैं जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स मेन हैं, इनसे भी इनकी राय लेंगे कि ओवरऑल क्या मामला वहाँ चल रहे हैं, रिजल्ट्स इतने, इसके नताइज बुरे क्यों आए हैं, मायूसकुन क्यों इसके नताइज सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा रज़ा साहब, खैरियत होंगे आप? फरमाइएगा इन रिजल्ट्स के हवाले से क्या आपकी राय है? मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी कोताही उस वक्त हुई जब ये टीचर्स की भर्ती के दौरान लेन देन के साथ जो है भर्ती हुए पीपल्स पार्टी के साथ दौर में ये बाकायदा लोगों पैसे के लेन देन के साथ जो भर्ती हुई, तो उसे वो हर कस और नाकस जो है कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। जो भी मुनासिब समझा, जो भी लेन देन हुई उसमें जो लोग मंजर पे आ गए, तो ऐसे लोग जब सरकारी स्कूलों में टीचर भर्ती होंगे तो फिर उस भर्ती का फिर खुदा ही हाफिज होगा। अब आप देखिए इसका खामियाजा आपको करना पड़ेगी ये। और जो टीचर है उसमें वो अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में दे रहे, और जो दूसरे गरीब लोगों के बच्चे, मुतवस्सित तबके के लोगों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो आपके सामने। देखिए अभी भी वही जिम्मेदार है ना, पहले भी वही जिम्मेदार थे, अभी भी यही लोग जिम्मेदार है। मैं तो मुकम्मल तौर पर इसमें जो उस दौर में जो भर्तियां हुई उसको इसी को ही मैं समझता हूँ कि यही जिम्मेदार है। उसके बाद जो है वो मेरिट का ख्याल रखा गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके बाद की हुकूमत ने जो है मेरिट की पामाली की, उन्होंने मेरिट की पासदारी की, उसके बाद से कोई ऐसे मसला नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि इसमें ये कोई भी आए, हमारा जो सुकून है, जो मेन चीज जो है वो तालीम है, क्या तालीम है। और ये इस चीज पे कोई लोग जो है इसमें धांधली करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो उसका नतीजा जो है देर सवेर लेकिन आता जरूर है, जो इस वक्त हमारे सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा रज़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं फिदा अली सुल्तानी साहब की जानिब, और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र है इनकी भी ओवरऑल जो सियासी मामला चल रहे हैं, सोशल जो मामला चल रहे हैं इसी हवाले से, और ये रिजल्ट्स के हवाले से इनकी क्या राय है, इनसे लेने की कोशिश करते हैं। जी फिदा साहब फरमाइएगा। जी हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय तो ये है कि ये महकमे इसमें नाकिस वो पॉलिसियां और ये जो
हर स्कूल में ना असातिज़ा जो है अपनी मनमानियां करते हैं, सियासी असर रसूख रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये मामला देखने पड़े। अभी जितने स्कूल में टीचर होते हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। वहाँ जहाँ जिस स्कूल में 10 टीचर होते हैं वहाँ 5 टीचर होते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते तो हर स्कूल में टीचर पूरे होते और बच्चों को ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। मैं यही कहूँगा खुदा रहा हमारे स्कूलों पर तवज्जो दें और जिन स्कूलों में जितने टीचर वहाँ की सीटों में भर्ती हो गए हैं तो उनको वहाँ भेज दिया जाए। जैसे मतलब हम एक पसमानदा स्कूल में इलाके से ताल्लुक रखते हैं, अस्सोर का पसमानदा इलाका चिलन, वहाँ टीचर इतने मतलब उस स्कूल में जो है सीटों में आए, लेकिन वहाँ अभी 4-5 टीचर है, वो क्या पढ़ाएंगे। खुदा रहा उन पर तवज्जो दें और बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करें, बस हम तो यही कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिदा अली सुल्तानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इसके ऊपर अपने रिव्यूज पेश करने के लिए। नाज़रीन, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बशारत साहब हमें ज्वाइन किया है स्कर्दू से, और वो क्या फरमाते हैं ये तालीमी निज़ाम के ऊपर और ये जो अभी रिजल्ट आए हैं हाल ही में, तो इसके ऊपर वो क्या अवामी रद्द-ए-अमल क्या देख रहे हैं। बशारत साहब अस्सलाम वालेकुम। बशारत साहब फरमाइएगा अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं विश्व साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे पहले वजूह ये कि हमने पिछले 2012-13 में नालायक टीचरों को भर्ती की है कृपी के दौर में, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि टीचर वालिदैन जो है वो बच्चों को तवज्जो देते नहीं, अदम तवज्जो है वालिदैन की। हमें चाहिए कि बच्चों की सही से निगरानी करे वालिदैन, और मेरिट को बहाल करे स्कूलों में, और अक्सर स्कूलों में टीचर आते नहीं है। अगर यही सिलसिला जारी रही तो हमारे रेट जो है वो 2 से 3 नंबर पर आए। अगर यही हालत रही तो मुस्तकबिल में हम 10-12 नंबर पे भी जा सकते हैं। तो यही गुजारिश है कि मेरिट फॉलो करे और एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी चीज की कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वज़ीर तालीम अपनी ड्यूटी पूरी करते नहीं है, इसकी यही वजह है। मैंने किसी स्कूल में विजिट करते देखा नहीं है। जब ये वज़ीर तालीम बना था, मैंने उसी दिन अगले दिन मैंने वीडियो बनाकर उनको पैगाम मेरे स्कूलों में दोहरा करे, स्कूल में जाए, इनके मसाइल सुने, मगर आज तक मैंने नहीं देखा कि इन्होंने किसी स्कूल में दोहरा की है। यही नतीजा है। बहुत शुक्रिया आपका बशारत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इसके ऊपर अपना जो राय है वो हमें देने के लिए। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही बात कहूँगी कि जहाँ पर तालिब इल्म की जिम्मेदारी है कि वो संजीदगी के साथ पढ़ें और इल्म को जो उसकी अहमियत और अफादियत है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर अमल पैरा हो, तो वहीं पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वालिदैन की भी बनती है कि वो भी अदम तवज्जो का मुजाहरा ना करें, बल्कि बच्चों के ऊपर नजर रखें और जो भी इस वक्त तालीमी मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर बच्चों की निगरानी भी करें, उनको भी जो है वो अपने साथ इंगेज रखने की कोशिश करें। तो जहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है नाज़रीन, वहाँ पर उस्ताज़ कराम की भी जिम्मेदारी बनती है। कुछ उस्ताज़ कराम ऐसे हैं जो कि छुट्टियां लेना अपना फर्ज समझते हैं और उनकी बैक पे कोई लॉजिकल उनकी रीजन नहीं होती कि वो किस वजह से छुट्टी ले रहे हैं। कुछ उस्ताज़ कराम की ये नाज़रीन हम बात करें कि उनका मशगला यही है कि देखा देखी कि अगर फला स्कूल में फलां टीचर नहीं है तो फिर हम भी जो है वो नहीं आएंगे और हम भी ये मामलात के ऊपर जो है ना अपना 100% देंगे। कुछ उस्ताज़ कराम ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जो वो काम कर रहे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी असल में सर्विसेज किस जगह पे लगी हुई है और वो कहाँ पर बैठ के एक तरह से अपनी सर्विसेज से गफलत बरत रहे हैं और नाइंसाफी कर रहे हैं अपने शोबे के साथ। कुछ उस्ताज़ कराम ऐसे हैं जो कि मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं, ना उनको अपनी ड्यूटी का पता है, ना उनको अपने फराइज का पता है और ना उनको ये पता है कि हम जिस महकमे में हम जिस शोबे में हैं वहां पर हमें कौम के मुस्तकबिल को संवारना है। तो ये मैं ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के उस्ताज़ कराम को नहीं कह रही, चंद की मिसाल में दे सकती हूँ विद नेम, विद देयर रेजिग्नेशन और विद देयर फुली प्रोफाइल जो कि मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मौजूद भी है। नाज़रीन, आप जहाँ पर उस्ताज़ कराम की जिम्मेदारी की बात आती है वहीं पर महकमा जो हमारा है तालीम का, वहाँ पर उनकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है
चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बरकरार रखना महकमे की जिम्मेदारी होती है और फुली फैसिलिटेट करना, जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना महकमे की जिम्मेदारी होती है। कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे कोताहियां हो रही हैं, उनको ख़त्म करना महकमे की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब महकमा खुद जो है वो गफलत की नींद में सो जाए तो फिर किससे पूछा जाए और कौन ही जवाब दे देगा। और नाज़रीन, इसके अलावा जहाँ महकमे की जिम्मेदारी है वहाँ पर इस वजारत की बहुत बड़ी अहमियत है। और ये वजारत जब हम एक शख्स जिसके पास सिर्फ सियासी टैग है अगर उसको उठा के दे देंगे तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ सियासत ही करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है तालीम से, उसको कोई लेना देना नहीं है इस शोबे से, उसको कोई लेना देना नहीं है आने वाले हमारे मुस्तकबिल से। चूंकि मुस्तकबिल यूथ ही हुआ करती है, हमारे बच्चे ही हैं, वो तालिबे इल्म ही हैं। उनके ऊपर जब तक ध्यान नहीं देंगे और अपनी जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत नहीं देंगे तो फिर हमें ऐसे ही रिजल्ट्स का सामना होता रहेगा। चूंकि नाज़रीन, जिसका काम उसी को सांझे ये भी कहा जाता है। तो ये जब वजारत किसी को देना हो तो ऐसे काबिल शख्स का इंतखाब करें जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसका बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो ये हमारा ये महकमा भी जो हमारा शोबा है ये बेहतरीन जो है वो अपनी खदमात और अपनी सर्विसेज दे सकता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग के अगर हम सियासी तौर पर इस शोबे को भी इस्तेमाल करेंगे तो ये रिजल्ट जो हम गुज़िश्ता चंद सालों से फेस कर रहे हैं ये हमें आइंदा भी एक आदत डालनी पड़ेगी। हम कहते ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन हम ये कहना भूल जाते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान का लिटरेसी रेट तो हाई है, लेकिन ये हाई कब तक रहेगा, कब तक बरकरार रहेगा, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे पा रहे। इसकी वजूहात क्या है, ये सवाल आप लोगों के दरमियान आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ। बाकी अब इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।